नमस्कार दोस्तों, हम देख रहे हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। तो जो डाइजेस्टिव सिस्टम है ये क्या होता है? भोजन को ग्रहण करना, उसका पाचन करना, उसको फिर जो न्यूट्रिएंट है, जो पोषक तत्व है, उनको पोषक तत्व लेना और जो बचा हुआ है उसको बाहर निकालना। हमारे शरीर में एक तंत्र होता है जो भोजन को ग्रहण करता है, उसके बाद उसमें पाचन क्रियाएं करता है और जो काम की चीज है शरीर उसको ले लेता है और बाकी जो चीजें हैं जो काम की नहीं है शरीर उनको बाहर निकाल देता है। तो इस तंत्र को हम बोलते हैं पाचन तंत्र। पाचन तंत्र में दो भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? दो भाग। सबसे पहला भाग होता है एलिमेंट्री सिस्टम। एलिमेंट्री सिस्टम क्या होता है भाई? एलिमेंट्री सिस्टम में आता है मुंह, आता है इसोफेगस, आता है स्टोमक, आता है स्मॉल इंटेस्टाइन आती है, लार्ज इंटेस्टाइन आती है और फिर बाद में इसमें बाहर निकाल दिया जाता है। तो जो एलिमेंट्री सिस्टम है इसमें क्या आया? मुंह आया, माउथ। माउथ से जो भोजन है वो कहां जाएगा? फेरिंग्स। दो चीजें होती है, एक होती है फेरिंग्स और एक होती है लेरिंग्स। तो जो फेरिंग्स होता है ये ईसोफेगस के पहले होता है, तो इसको फेरिंग्स, पी पाचन तंत्र, फेरिंग्स जो होता है वो होता है। इसके बाद जो भोजन है वो चला जाता है ईसोफेगस में, ईसोफेगस से चला जाता है ये स्टोमक में, स्टोमक में इसकी क्रियाएं होती है। उसके बाद आ जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन जो होती है वो पोषक तत्वों को एब्जॉर्व करने का काम करती है। जो लार्ज इंटेस्टाइन होती है ये भी कुछ चीजों को खींचती है, खास करके जो बचा हुआ पानी रहता है उसको। और उसके बाद ये हमारा आ जाता है रेक्टम। इस तरह से जो एलिमेंट्री सिस्टम होता है पशुओं का, उसमें माउथ आता है, फेरिंग्स आता है, ईसोफेगस आता है, स्टोमक आता है, स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर भोजन लार्ज इंटेस्टाइन और रेक्टम, और फिर बाद में एनल द्वार जो होता है वहां से जो भोजन का जो बचा हुआ पोर्शन है जो किसी काम का नहीं है उसको बाहर निकाल दिया जाता है। दूसरी जो चीज होती है वो क्या भाग होता है? दूसरा भाग होता है कि पाचन जो होता है उसमें बहुत सारी दूसरी चीजों की भी आवश्यकता होती है। उसको बोलते हैं एसेसरी। जैसे गाड़ी होती है उसमें एक तो मूल गाड़ी होती है, उसके बाद उसमें कुछ एसेसरीज लगवाते हैं अपन, कि हमने कोई लाइट लगवा ली, कोई कुछ और लगवा लिया नया। तो जो पाचन तंत्र है वो मूल भाग हमने देख लिया है कि वो माउथ से लेकर रेक्टम एनस तक है। अब एसेसरी कौन कौन सी चीजें हैं जो उसमें पाचन में भूमिका निभाएगी? तो सबसे पहली चीज तो क्या आ गई है? दांत, टीथ। दूसरी चीज क्या आ गई है? सबसे पहले दांत एक भूमिका निभाते हैं। दूसरी चीज है टीथ, ए टंग, जीभ, जीभ ने अपनी भूमिका निभाई। तीसरी चीज आती है लार ग्रंथि, सलाइवरी ग्लैंड। सलाइवरी ग्लैंड, लार बेहद आवश्यक है पशुओं में। होता क्या है कि जब भोजन खाता है तो वो भोजन होता है सामान्यतः सूखा। अब सूखे भोजन को ईसोफेगस से आगे ले जाने में तकलीफ होती है, इसलिए सलाइवरी ग्लैंड होती है। और सलाइवरी ग्लैंड जो होती है वो एक दिन में 100 से 200 लीटर सलाइवा प्रोड्यूस करती है। कितनी करती है? 100 से 200 लीटर। 100 से 200 लीटर लार प्रतिदिन जो पशु है उसमें पैदा होती है। तो जो सूखा भोजन होता है जब पशु उसको खाता है तो उसके मुंह में लार मिला दी जाती है और फिर वो थोड़ा सा लसलसा, थोड़ा सा नमी युक्त, थोड़ा सा गीला हो जाता है। तो ऐसे लसलसे जो गोले होते हैं भोजन के, उनको अंदर ले जाना काफी सुविधाजनक होता है सूखे की तुलना में। तो ये लार हो गई। चौथी चीज क्या हो गई है? बेहद महत्वपूर्ण हो गया है लीवर, लीवर। और पांचवी चीज हो गई है पैंक्रियाज। ये 5 चीजें ऐसी होती है जो पाचन तंत्र में पाचन को करने में बेहद मदद करती है पशु की।
इनको बोलते हैं एसेसरी जो डाइजेस्टिव सिस्टम उसके भाग होते हैं। ये दांत हो गई, जीभ हो गई, हमारा सलाइवरी ग्लैंड हो गई, 3 पेयर मतलब 6 सलाइवरी ग्लैंड होती है पशु के मुंह में। वहां से लार निकलती है बड़ी भारी मात्रा में और वो पशु जो है उसका जो सूखा भोजन है उसको अंदर तक ले जाने में भूमिका निभाता है। तो हमने ये 2 भाग देख लिए हैं और अब इसके बाद हम सीधे सीधे आते हैं कि आगे क्या चीज है और उसके बाद जो पाचन संबंधित बीमारियां हैं उनके बारे में हम देखने वाले हैं। तो जो अब आप देखिए कि हमने ये मुंह है, जीभ है, ये देख लिया है। अब ये पशु का शरीर है। ये पशु का शरीर है, ये आगे इधर मुंह है उसका, ये हमने देख लिया। अब जो पशु का शरीर है इसे 2 भागों में हम बांटेंगे फिलहाल कि एक ये ऐसा सेप्टम होता है, ये इसका मुंह वगैरह है, ये सेप्टम है। तो ये जो सामने है इसको बोलते हैं थोरेसिक कैविटी। ये बेहद महत्वपूर्ण है, इसको समझना, इससे हमें बहुत सारी चीजें जो है वो समझ में आएगी। और ये जो है ये बड़ी कैविटी है, इसको बोलते हैं लंबर कैविटी। ये है इसकी थोरेसिक सीना है और ये पेट वाला हिस्सा लंबर कैविटी होती है। और इसके बाद एक पेल्विक रीजन होता है जहां पर प्रजनन तंत्र से संबंधित जो चीजें होती है वो होती है। फिलहाल हम वहां नहीं जा रहे हैं। तो आप देखिए कि यहां से जो इसोफेगस है वो निकला है और उसने ये यहां से आया। ये क्या है? ये डायफ्राम है, एक ऐसी दीवार है ये जो थोरेसिक कैविटी को एब्डोमिनल कैविटी से अलग करती है। ये लंबर की जगह एब्डोमिनल कैविटी भी इसको बोला जाता है सामान्यतः। एब्डोमिनल कैविटी भी इसको एब्डोमिनल कैविटी ही बोलते हैं। लंबर हमने गलती से लिख दिया है, ऐसा समझ लीजिए आप। दोनों में से कुछ भी बोल सकते हैं, एक ही बात है। तो यहां पर देखिए आप कि ये थोरेसिक कैविटी है और ये इसकी एब्डोमिनल कैविटी है। तो इसको बीच में एक झिल्ली होती है, एक दीवार होती है, उसको बोलते हैं डायफ्राम। इसको बोला जाता है डायफ्राम। अब ये डायफ्राम से भी जो इसोफेगस है ये बाहर निकलता है और यहां पर सबसे पहले ऐसा बड़ा सा एक रूमन होता है, एक बड़ा सा थैला है, ये इसको कहते हैं रूमन। ये जो रूमन है ये यहां पीछे तक फैला होता है। जो लेफ्ट साइड होती है पशु की, जो बाईं तरफ वाली भाग होता है उसमें पूरी तरह से जो स्टोमक होता है पशु का वो फैला रहता है। और जो पशु का स्टमक होता है ये कंपाउंड स्टमक होता है, ये सिंपल स्टमक नहीं होता है। गाय भैंसों में जितने भी रूमिनेंट्स होते हैं जो कि सीधे सीधे घास फूस खाते हैं, उनमें जो पेट होता है स्टमक वो कंपाउंड स्टमक होता है और उसमें 4 भाग होते हैं। तो जो सबसे पहला भाग है वो है रूमन, ये बड़ा सा भाग होता है। उसके बाद आप देखिए ये यहां से निकलता है और एक रेटिकुलम करके हिस्सा आता है। उसके बाद अब ये इधर लेफ्ट साइड तो ये हो गया, तो यहां पर एक ऐसा थैला होता है उसको ओमेसम बोलते हैं। और इसके बाद फिर एक ऐसा थैला निकलता है जिसको एबोमेसम कहा जाता है। ये बनाने के लिए इधर बना हुआ है लेकिन ये इस रूमन के पीछे है। अब आप देखिए कि जो रूमन है ये आप समझ चुके हैं। और आप देखिए अब जो रेटिकुलम है इसकी जो साइट है वो कहां आ गई है। जो रेटिकुलम है वो डायफ्राम के सीधे सीधे संपर्क में आ चुका है। और डायफ्राम के इधर क्या है? थोरेसिक कैविटी है। और थोरेसिक कैविटी में क्या है? थोरेसिक कैविटी में है लंग्स, फेफड़े। और फेफड़ों की जो नली आती है वो ऐसी यहां से आती है। ये ट्रेकिया होता है। ट्रेकिया एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर होता है जो हवा की नली होती है और जो खाने की नली होती है ये इसके ऊपर की साइड से ऐसे जाती है। ये जो ट्रेकिया है, जब गला अपन पकड़ते हैं तो सबसे पहले ये जो नली है ये श्वास नली है और इसके पीछे की तरफ जो नली है वो है ईसोफेगस। ये देखिए ईसोफेगस। और थोड़ी सी लेफ्ट साइड में ये इधर होती है पशुओं में। तो जब पशु कोई भोजन करता है और उसको निगलता है तो अगर हम पशु के लेफ्ट साइड में बैठ गए तो हमें वो जाते हुए दिख सकता है बड़ी आसानी से। तो ये ईसोफेगस है। अब आप देखिए मेन गेम ये नहीं है, मेन गेम ये है
कि ये जो रेटिकुलम है ये पेट का हिस्सा है और ये टच में आ गया है डायफ्राम के, और डायफ्राम के इधर क्या है, डायफ्राम के इधर है एक तो लंग्स और एक है हार्ट। ये इसका हार्ट है, इसका दिल है। अब आप सोचिए कि अगर पशु ने कोई चीज नुकीली या तार या कील खा लिया तो वो सबसे पहले आएगा रूमन में, और रूमन से वो आएगा रेटिकुलम में। अब रेटिकुलम में जब वो आएगा तो वो यहां से इसमें छेद सकता है, और यहां से वो जो सुई है, वो जो निडिल है, वो इस डायफ्राम को फाड़ते हुए इधर निकल गई। डायफ्राम को फाड़ते हुए जब इधर निकल गई तो यहां क्या बैठा हुआ है, यहां बैठा है हार्ट, दिल, और उसके ऊपर एक झिल्ली होती है, उसको बोलते हैं पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम इसलिए बोलते हैं क्योंकि हार्ट जो होता है, दिल, उसको कार्डिया भी कहा जाता है। तो ये जो कील है इसने पेरिकार्डियम पे भी सूजन कर दी, इसीलिए ये जो समस्या होती है इसमें दोनों पैरों के बीच में सूजन आ जाता है। और सूजन क्यों आ जाता है, क्योंकि यहां पर जब सूजन आएगी तो यहां फ्लूइड सिक्रीट होगा और वो थोरेसिक कैविटी में जमा होना शुरू हो जाएगा, तो इन दोनों पैरों के बीच में एक लटकन हमें दिखने लगती है। तो ये टीआरपी का लक्षण होता है। और आप देखिए कि यहां पर पेरिकार्डियम है, उसमें वो चुभी है और पेरिकार्डियम पे सूजन आ गई है। इसलिए कहीं भी अगर सूजन आ जाए तो हमने पहले देखा है कि उसको बोलते हैं आइटिस। तो यहां पर पेरिकार्डाइटिस, इसीलिए इसको बोलते हैं टीआरपी, ट्रोमेटिक, मतलब कोई चोट लग गई है, कोई सदमा लग गया है। और रेटिकुलम, रेटिकुलो मतलब ये जो रेटिकुलम है इसमें भी उसने छेद दिया है, तो ट्रोमेटिक रेटिकुलाइटिस होती है पहले, फिर ट्रोमेटिक पेरिकार्डाइटिस होती है। और अगर दोनों में सूजन आ जाए, दोनों में समस्या आ जाए, तो इसको बोलते हैं ट्रोमेटिक रेटिकुलो पेरिकार्डाइटिस, ये बीमारी होती। तो ये जो यहां गई है, इसलिए इस बीमारी को कहा जाता है टीआरपी। और उसका मुख्य कारण होता है कि जो रेटिकुलम है ये डायफ्राम के टच में होता है। अगर ये डायफ्राम के टच में नहीं होता और कहीं होता तो शायद ये जो समस्या है ये पशुओं में नहीं होती। तो अब हमने सबसे पहले देख लिया है कि टीआरपी क्या होता है, रूमन रेटिकुलम देख लिया है। अब हम देखते हैं कि जो पाचन है वो किस तरह से आगे बढ़ता है। अब सबसे पहले अब हम बात करेंगे कि रूमन रेटिकुलम आखिर करते क्या है। तो जो रूमन है वो क्या होता है, ऐसा एक बहुत बड़ा थैला होता है, और उसके बाद जो होता है वो होता है रेटिकुलम। जब यहां पर से सर्जरी की जाती है और हम आगे हाथ डालते हैं बगल से, तो जो हमारा हाथ नीचे की तरफ जाता है उसको कहते हैं रेटिकुलम। इस रेटिकुलम के इधर से ही निकलता है एक ऐसा थैला छोटा सा, उसको बोलते हैं ओमेसम। ये है रूमन, ये है रेटिकुलम, ये है ओमेसम। और इसके बाद फिर ऐसा इधर पीछे की तरफ निकलता है एबोमेसम। तो जो रूमन है ये हमारा इसोफेगस आया है और जो भोजन है वो चला गया है रूमन में। रूमन का इतना बड़ा जो थैला होता है उसका कारण होता है कि जो पशु जब चरता है तो उसके पास समय नहीं होता है, तो वो फटाफट भोजन ले लेता है और वो आ जाता है रूमन में। ये जो रूमन है ये भी इस तरह से दो इसमें वो होती है, मसल्स होती है, लेयर। तो ये एक तो डोर्सल पार्ट होता है ऊपर का, एक नीचे पार्ट होता है जो रूमन का होता है, इसको बोलते हैं वेंट्रल पार्ट, नीचे का भाग। तो सिंपल भाषा में समझा जाए तो जो भोजन होता है वो सबसे पहले यहां आ जाता है और यहां स्टोर रहता है, और जब पशु वापस से बैठ जाता है वो जुगाली करने के लिए होता है, तो ये यहां से जो छोटे छोटे गोले बनते हैं 100-100 ग्राम के, और वो वापस से मुंह में चले जाते हैं। वापस से मुंह में जाते हैं तो वहां पर वो उसको चबाता है और उसके बाद वापस से वो इनगल्फ करता है उस पचे हुए भोजन को। तो जो रूमन है इसमें जो अनपचा भोजन होता है वो सामान्यतः ऊपर होता है, और जो पच जाता है भोजन वो सीधा यहां से आते हैं और वो रेटिकुलम में चला जाता है। तो जो नीचे का जो वेंट्रल पार्ट है इसका बहुत छोटा होता है, और बड़ा सा जो थैला दिखता है वो हमें दिखता है उसका डोर्सल पार्ट। तो जब भी रूमिनोटॉमी वगैरह करते हैं तो वो यहां से करते हैं पीछे से अपन, और उसको जो थैला है उसको हम देखते हैं तो उसमें हमें अनपचा भोजन भी मिलता है। और अगर पशु ने लंबे समय से नहीं खाया तो फिर पूरा का पूरा पचा हुआ भोजन हमको देखने को मिलता है।
अब यहां तक आपने देखा है कि ना तो ईसोफेगस में कोई पाचन वाली जो चीज है वो हो रही है, ना रूमन में हो रही है, रेटिकुलम में भी किसी प्रकार का पाचन नहीं होता है, ओमेसम में भी नहीं होता है। रेटिकुलम में जाकर ही वो जो पाचन है उसकी वास्तविक शुरुआत होती है। और इसलिए कहा जाता है कि जो रेटिकुलम है, जो एबोमेसम है, वही जो जानवर होता है, जो गाय भैंसे होती है, उनका ट्रू स्टोमक होता है। वास्तविक जो उनका स्टोमक है वो एबोमेसम ही है, ना कि है। तो रूमन में क्या होता है, रूमन में जैसे ही भोजन आया और वहां पर वो रखा हुआ है तो वहां बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं, वो उस भोजन पर अपनी क्रिया करते हैं और अपनी संख्या बढ़ाते जाते हैं। तो जो रूमन होता है वहां पर एक चीज बनती है, उसको बोलते हैं वोलेटाइल फैटी एसिड। ये बैक्टीरिया जो होते हैं वो वोलेटाइल फैटी एसिड बनाते हैं। तो जो रूमन है उसका जो पीएच है वो गिरना शुरू हो जाता है, उसका पीएच कम होना शुरू हो जाता है। सामान्यतः जो रूमन का पीएच होता है वो कहा जाता है अलग अलग जगह, लेकिन एक सामान्य जो बात होती है उसमें कहा जाता है कि 6 से 7 के बीच में जो रूमन का पीएच होता है वो होता है। कहीं पर 5.8 से लेके 6.8 भी लिखा हुआ है, कई 7.2 भी है, अलग अलग मिलता है। लेकिन एक बड़े रूप में अगर देखा जाए तो 6 से 7 के बीच में जो रूमिनल पीएच है उसको सामान्य माना जाता है। अब जैसे ही रूमिनल पीएच, यहां पर कार्बोहाइड्रेट और ज्यादा पचा हुआ भोजन अगर अपन ने पशु को दे दिया जो बहुत जल्दी पच जाता है, तो वीएफए बहुत जल्दी बनेंगे, वोलेटाइल फैटी एसिड, और उसके नाम में ही है एसिड, तो वो जो पीएच है उसको डाउन करेगा। तो सामान्य स्थिति में जो पीएच है इसको नॉर्मल रखने का जो काम करती है वो करती है लार। जो लार होती है वो हमने देखा है अभी हाल कि 100 से 200 लीटर लार जो है वो प्रतिदिन प्रति पशु में बनती है। तो वो जो लार होती है उसका पीएच होता है 8। तो जब भी ज्यादा कार्बोहाइड्रेट वाला भोजन होगा तो जो पशु है वो ज्यादा लार सिक्रीट करेगा और जो उसका पीएच है वो वापस नॉर्मल रखने की जो कोशिश है वो करेगा। तो हमने देख लिया है कि जो रूमन है वो केवल एक थैले के रूप में काम करता है और वहां पर जो बैक्टीरिया है वो अपनी जो कार्य है वो करते हैं। अब रूमन के बाद हम देखें तो रूमन को हमने क्या कह दिया है कि रूमन एक थैला है, इसलिए उसको एक पाउच भी कहा जाता है। अब बात कर रहे हैं रेटिकुलम की, तो जो रेटिकुलम होता है उसमें इस तरह से स्ट्रक्चर होते हैं, इसलिए ये आपको देखने में ऐसा लगता है जैसे ये मधुमक्खी का छत्ता है, इसलिए जो रेटिकुलम होता है उसको बोलते हैं हनी कॉम्ब। हनी कॉम्ब का मतलब होता है कि इसमें कोई भी चीज, इसीलिए जब कील वगैरह कोई फंसती है तो वो यहां पर इन छेदों में बहुत आसानी से पकड़ ली जाती है, उसको आगे नहीं जाने दिया जाता है, इसलिए इसको बोलते हैं हनी कॉम्ब। ये रेटिकुलम है और ये जो कील होती है फिर बाद में इसी में फंसती है और यहां से वो डायफ्राम को पार करके और हार्ट की तरफ आगे बढ़ जाती है और एक टीआरपी करके जो बीमारी होती है वो पैदा होती है। अब हम बात करें ओमेसम, तो ओमेसम जो होता है ये समझे आप, तो ओमेसम में इस तरह से चीजें होती है। अब आप देखिए कि एक किताब है, उसके ये पन्ने हैं, अगर हम उसको ऐसा खोलेंगे तो वो पन्ने एक के बाद एक पलट सकते हैं, इसलिए जो ओमेसम होता है उसको, इसमें बहुत सारी प्लाई होती है, बहुत सारी इस तरह से पन्ने जैसा स्ट्रक्चर होता है, ऐसी ऐसी लंबी लंबी उसमें होती है। और ओमेसम इसलिए पानी के एब्जॉर्प्शन में बड़ी अच्छी भूमिका निभाता है। यहां पर जो पानी का एब्जॉर्प्शन है वो काफी ज्यादा होना शुरू हो जाता है। उसके बाद आता है एबोमेसम, और एबोमेसम जो है वो क्या है, वो है इसका ट्रू स्टोमक। और एबोमेसम जो है उसका जो पीएच होता है वो होता है 1 से लेके 2 तक। यहां पर जो एबोमेसम है ये ऐसा होता है, इसमें एक पाइलोरिक पार्ट होता है, एक फंडिक पार्ट होता है, लेकिन अपन ये ध्यान रखें कि जो एबोमेसम है उसका पीएच क्या होता है 1 से 2, बहुत ज्यादा एसिटिक होता है। और जो हमारा पेट होता है उसका भी पीएच जो होता है वो 1 से 2 से लेकर 3 के बीच में होता है। तो यहां पर भी देखिए आपकी, इसीलिए जो एबोमेसम है उसको कहा जाता है कि यही वास्तविक स्टोमक है पशु का। इसके पहले के जो 3 पार्ट है,
चाहे वो रूमन हो गया, चाहे रेटिकुलम हो गया, चाहे ओमेसम हो गया, ये तीनों पार्ट कहीं ना कहीं जो ईसोफेगस है उसने ही आगे जाके अपने रूप बदल लिए हैं, तो ये कहा जाता है। और एबोमेसम के पहले हमने देखा है कि ना तो लार में कोई डाइजेस्टिव एंजाइम आए हैं, ना रूमन में, ना ईसोफेगस में, ना रेटिकुलम में, ना ओमेसम में, तो यहां तक जो पाचन की क्रिया है वो नहीं होती है। तो पाचन की क्रिया भी कहीं ना कहीं जाके एबोमेसम में ही शुरू होती है और यहीं से जो आगे की क्रिया है वो शुरू होती है। इसलिए जो एबोमेसम होता है उसको कहा जाता है कि ये ट्रू स्टोमक है। हमने देख लिया है कि जो रूमन का पीएच है वो सामान्यतः किस तरह से बना रहता है। और एक चीज और आप देखिए कि जब पशु जो है उसने खाना खाना बंद कर दिया, एक बात होती है कि पशु ने मान लो 3 दिन से खाना नहीं खाया और ये इसका रूमन है, तो इसका जो पीएच है वो घटेगा या बढ़ेगा? तो इसका सीधा सा जवाब है कि जब रूमन में पशु ने 2 से 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन तक खाना नहीं खाया है तो कोई भी जो भोजन है वो नहीं आ रहा है, तो जो बैक्टीरिया है उनको क्रिया करने के लिए भोजन नहीं मिल रहा है और वहां पर VFA वोलेटाइल फैटी एसिड जो है वो नहीं बन रहे हैं। जब ये नहीं बन रहे हैं और लार आती ही जा रही है जिसका पीएच ज्यादा है, तो जब भी पशु लंबी अवधि के भोजन नहीं खाएगा तो उसके जो रूमन का पीएच है वो बढ़ेगा। हमारे केस में ऐसा होता है कि जब हमने अगर भोजन नहीं किया है लंबे समय तक तो हमें एसिडिटी होती है, लेकिन जो पशु है उनके रूमन का जो पीएच है अगर उन्होंने थोड़े ज्यादा समय तक नहीं खाया तो उसका जो पीएच है वो हमको ज्यादा मिलेगा, कम नहीं मिलेगा। उसका कारण भी हमने देख लिया कि जब भोजन नहीं होगा तो VFA नहीं बनेंगे। VFA कुछ नहीं होता है, वोलेटाइल फैटी एसिड होते हैं। कोई भी चीज जब पशु खाता है तो वहां पर क्या होता है, उसकी जो उत्पादकता है वो बेहद कम होती है और कोई भी प्रोटीन वगैरह जो बनते हैं, वो जो प्रोटीन बनता है उसके जो छोटे छोटे स्ट्रक्चर होते हैं, मतलब अगर हम कहें तो फैटी एसिड से मिलकर ही जो प्रोटीन और फैट और ये जो चीजें हैं मसल्स वगैरह ये बनती है। तो वहां पर उसका पाचन जब होता है बैक्टीरिया के द्वारा तो वहां वोलेटाइल फैटी एसिड बनते हैं और यही जो पीएच है इसको कम करता है, फिर लार आके उसको मैनेज कर देती है। लेकिन चूंकि अब भोजन नहीं आ रहा है, VFA नहीं बन रहा है बैक्टीरिया के द्वारा या वहां पर VFA का प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, तो फिर क्या होगा कि जो पीएच है वो बढ़ा हुआ दिखेगा। एक चीज और देख लें कि जो रूमन है उसमें फुलाव क्यों होता है। फुलाव का कारण भी यही है कि अगर हमने कोई बहुत ज्यादा डाइजेस्टिबल भोजन जो है वो पशु को दे दिया, जैसे कि अगर हम देखते हैं कि पशु जो है उसने एकदम से बहुत सारा गेहूं खा लिया या कोई ऐसी चीज जो बहुत जल्दी पच जाती है, तो बहुत तेजी से वहां पर गैस का प्रोडक्शन होता है। क्यों? क्योंकि वहां पर जो बैक्टीरिया है वो बहुत तेज क्रिया करते हैं और इसलिए उसका पेट हमें बहुत ज्यादा फूला हुआ दिखता है। सामान्य अवस्था में जब पशु भोजन खाता है तो होता क्या है कि उसके पेट में फिर भी गैस बनती है। कौन कौन सी गैस बनती है? एक तो बनती है कार्बन डाइऑक्साइड और एक बनती है मीथेन। मीथेन जो गैस होती है ये ज्वलनशील गैस होती है, मतलब इसमें आग लग जाती है। इसीलिए अगर रूमन की जो गैस निकल रही है उसे किसी थैली में रख लिया जाए और उसमें आग लगाने की कोशिश की जाए तो बहुत तेजी से वो आग पकड़ती है। तो वो मीथेन गैस के कारण होता है। जब गोबर गैस जो होता है हमारा, जिसमें हम पशुओं का गोबर डालते हैं, वहां भी मीथेन का प्रोडक्शन होता है और जो मीथेन है ये ग्रीन हाउस गैस है, मतलब जब ये प्रकृति में बहुत ज्यादा रिलीज होती है तो यहां पर जो प्रकृति, जो हमारी धरती है, इसकी गर्मी बढ़ती है। और इसीलिए मीथेन जो गैस है इसमें, क्योंकि पूरी दुनिया का जो टेम्परेचर है ये बढ़ता ही जा रहा है और जब टेम्परेचर बढ़ता है तो हर देश, जब वैश्विक समुदाय साथ में बैठते हैं तो वो ये बात करते हैं कि आपने इतनी सारी कारें बना ली, आपने इतना डेवलपमेंट कर लिया, आप इतना खर्चा करते हैं, इतना ज्यादा पोल्यूशन करते हैं, तो आपने क्या है कि ग्रीन हाउस गैस, चूंकि जो कार होती है, मोटरसाइकिल होती है, ये सब भी जो है कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य जो गैसें हैं, ग्रीन हाउस गैसेस, ये प्रोड्यूस करती है। और जो मीथेन है वो कार्बन डाइऑक्साइड से भी कई गुना ज्यादा जो गर्मी का प्रभाव पैदा करती है। तो जब हम यूरोपियन कंट्री से ये कहते हैं कि भैया आपने इतनी सारी चीजें चला रहे हैं, उससे ग्रीन हाउस प्रभाव पड़ रहा है
और सारी धरती का जो टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, तो उनका कहना भी होता है कि साहब आपके यहाँ जो पशु है वो कम दूध उत्पादन वाले हैं, लेकिन उनकी संख्या बहुत ज्यादा है और वो जो पशु है वो इतनी सारी मीथेन गैस प्रोड्यूस करते हैं। तो ये भी तो एक कारण है कि आप भी तो जो ग्लोबल वार्मिंग है उसमें अपनी सीधी सीधी भूमिका निभाते हैं, और इसीलिए धीरे धीरे हम ज्यादा उत्पादन करने वाले पशु की तरफ बढ़ रहे हैं, ताकि जो हमारी दूध की मांग है वो कम से कम पशु संख्या में पूर्ण हो जाए। तो इस दिशा में भी आगे बढ़ते हैं। एक छोटा सा रोचक तथ्य था, इसलिए हमने सोचा कि आपसे डिस्कस कर ले। तो ये देख लिया कि जो गैस है ये मीथेन गैस भी बनती है और कार्बन डाइऑक्साइड भी बनती है, और जब हम कोई ना कोई पाचक तत्व जैसे कि गेहूं वगैरह खिला दी तो एकदम से प्रोडक्शन बढ़ जाएगा और एकदम से गैस बन जाएगी। जब सामान्यतः ये कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन बनती है तो पशु का एक्चुअल में क्या है, जो इसोफेगस है ये रूमन में जहां मिलता है उसको बोलते हैं कार्डिया। यहां एक ऐसा वाल लगा होता है, ये बंद रहता है, लेकिन पशु जब रिगर्जिटेशन मतलब वापस से चबाने के लिए जब भोजन भेजता है तो थोड़ी देर के लिए ये खुलता है और उसी के माध्यम से वापस से ये जो भोज्य है इसका 100 ग्राम का गोला बाहर जाता है, उसी के साथ जो गैस है उसको एक्सपेल कर दी जाती है। बाकी जो बची हुई कुछ गैस है वो आगे की तरफ बढ़ जाती है और वो फिर उधर एनस के रास्ते से भी निकलती है, लेकिन मुख्यतः जो रूमन की गैस होती है वो मुंह के माध्यम से ही निकलती रहती है। तो हमने देख लिया है कि अभी तक एब्जॉर्प्शन वाला जो मामला है वो केवल ओमेसम में जाकर हुआ है, और ओमेसम में क्या एब्जॉर्ब हो रहा है, ओमेसम में जो एब्जॉर्ब हो रहा है वो है पानी। लगभग 50% जो पानी है वो ओमेसम के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है और बाकी का फिर जो भोजन है वो पहुंचा दिया जाता है एबोमेसम में। अब जो एबोमेसम है वो उसका ट्रू स्टोमक होता है, और ट्रू स्टोमक होता है इसका मतलब यहां पर HCl होता है और यहां पर जो pH है वो बेहद कम होता है। तो जो भी भोजन आया, दूसरी एक चीज और भोजन के साथ आएगी, जो बैक्टीरिया ने अपनी संख्या बढ़ा ली है तो कुछ बैक्टीरिया भी जो है भोजन के साथ यहां आए और यहां पर वो HCl के संपर्क में आए और वो भी टूट गए। जब बैक्टीरिया का शरीर प्रोटीन से बना होता है वो यहां पर तोड़ दिया जाता है, तो आगे जाके जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है वहां पर वो प्रोटीन भी एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। इसलिए जो पशु है वो बेहद ही जो हल्का चारा होता है, हल्का भोजन होता है, बिना प्रोटीन वाला भोजन होता है, उससे भी प्रोटीन बना लेते हैं। उसके पीछे जो कारण होता है वो होते हैं बैक्टीरिया। इसीलिए रूमिनेंट के पाचन में बैक्टीरिया यीस्ट का बहुत ज्यादा योगदान होता है, और इसीलिए जब कोई पशु खाना नहीं खाता है तो हम देखते हैं कि हम उसको यीस्ट कल्चर, यीस्ट की गोलियां आती हैं और यीस्ट का लिक्विड भी आता है, उसमें बहुत सारी विटामिन बी भी होते हैं, लेकिन साथ में यीस्ट, ड्राइड यीस्ट पाउडर, ड्राइड यीस्ट, ये सब हम देखते हैं। एक चीज और भूमिका होती है जब पशु का खाना बंद हो जाता है कि हम उसका जो पीएच है उसको मेंटेन करने के लिए पाउडर आते हैं। बेलेंसोल पाउडर आता है, उसके बाद बफर आता है, उसके बाद फाइबर आता है, बहुत सारे ऐसे पाउडर आते हैं जो उसका जो पीएच रेगुलेटर होते हैं कि अगर जब उनको दिया जाता है तो जो रूमन का पीएच है उसको कम या ज्यादा कर दिया जाता है। वो कम हो या ज्यादा हो, दोनों ही स्थिति में उसको एक नॉर्मल पीएच पे जो रूमन का रहता है वहां तक ले आते हैं, इसलिए उनको बोलते हैं पीएच बफर। मतलब वो पीएच को एक स्थिर पे ले आते हैं, और इसलिए जब पशु खाना कम कर देता है या बंद कर देता है तो हमें पीएच जो होता है रूमन का उसके ऊपर भी काम करना पड़ता है। तो हमने उसका पीएच ठीक कर दिया, और दूसरी चीज है कि हमने उसमें यीस्ट कल्चर, यीस्ट बहुत महत्वपूर्ण होता है, पाचन पशु का हो ही नहीं सकता अगर उसके 100% बैक्टीरिया और जो उसमें फंगस मतलब यीस्ट जो होती है अगर उसको निकाल दिया जाए तो जो भोजन पचने में पशु की हो ही नहीं सकती, उसको बहुत ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ेगा। इसीलिए जब पशु कभी कभी बहुत लंबे समय तक भोजन नहीं करता है तो हम उसे यीस्ट पाउडर और ये देते हैं, या फिर कभी कभी किसी अन्य पशु का जो इंजेस्टा है 2-4 किलो वो हम निकालते हैं और इस पशु में इंजेक्ट कर देते हैं। लेकिन वो एक्सट्रीम कंडीशन में करना होता है जब पूरी तरह से ये समझ में आ जाए कि इसके बैक्टीरिया वगैरह डैमेज हो चुके हैं। अन्यथा जो यीस्ट कल्चर वगैरह की टेबलेट्स होती है, जो पाउडर्स होते हैं, वो उसकी पूर्ति कर देते हैं और उससे हमारा काम बन जाता है। और यहां पर एक हार्मोन वो एंजाइम होता है उसको बोलते हैं पेप्सिन, ये भी यहां रिलीज होता है और वो जो पाचन है आगे जाके जो भोजन है उसके पाचन में ये मदद करता है।
अब हमने स्टोमक से बाहर आ जाते हैं और हम आ जाते हैं धीरे से स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन मतलब छोटी आंत। ये छोटी आंत इसको इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये पतली होती है। और एक होती है बड़ी आंत, लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन जो होती है इसमें 3 भाग होते हैं। एक होता है ड्यूडेनम, एक होता है जेजुनम और एक होता है इलियम। जो छोटी आंत होती है उसके 3 भाग होते हैं, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। तो हमने एसेसरी में पढ़ा था, एक पढ़ा था लीवर और एक पढ़ा था पैंक्रियाज। तो जो ड्यूडेनम है यहीं पर जो लीवर की नली है वो और जो पैंक्रियाज की नली है वो, ये दोनों जो नलियां हैं वो आके और यहां पर अपना जो नली है वो यहां आकर जुड़ती है और जो उनका सिक्रीशन होता है वो आके ड्यूडेनम में आकर वो मिलता है। तो जो लीवर से कुछ आने वाला है, जो पैंक्रियाज से कुछ आने वाला है, जो बाइल आएगा, वो सब कहां आएगा? ड्यूडेनम में जाके वो होगा और फिर वो अपनी क्रियाविधि आगे करेगा। फिर भोजन जो है वो जेजुनम में चला जाएगा, इलियम में चला जाएगा, उसके बाद फिर वो लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाएगा। लार्ज इंटेस्टाइन में क्या है? सीकम, कोलोन और आखिरी में जाके रेक्टल पार्ट आ जाता है और फिर यहां से एनस, गुदा द्वार, और गुदा द्वार से जो गोबर है वो बाहर निकाल दिया जाता है। तो सीकम जो होता है ये ऐसी एक नली होती है, जैसे ये हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन आई है तो ये यहां ऐसी एक नली होती है और वो आगे जाके खत्म हो जाती है। सीकम के आगे कोलोन नहीं होता है, सीकम के बगल से कोलोन होता है। तो आप ये समझे कि सीकम एक ऐसी लंबी नली है, पाइप है, जो इसका एक मुंह बंद है, उसमें भी जो पाचन है उसमें भूमिका निभाता है वोलेटाइल फैटी एसिड की, जो बच जाते हैं उनमें। इसलिए हमने एक थोड़ा सा देख लिया कि वो इस तरह होता है, बाकी कोई बहुत ज्यादा वो नहीं। फिर जो भोजन है वो कोलोन में चला जाता है, रेक्टम में चला जाता है और एनस के माध्यम से फिर वो बाहर निकल जाता है। तो हमने देख लिया पूरा पाचन तंत्र कि जो मुंह से पशु ग्रहण करता है और एनस से निकाल देता है। और जहां पर पाचन की बात आती है तो रूमन में जो पाचन होता है वो बैक्टीरिया के माध्यम से होता है और बाद में जो मेन वो होता है उसका एबोमेसम से, और वहां से जो सिक्रीट होता है। तीसरी चीज हमने देखी है कि जो एब्जॉर्प्शन होता है वो कहां से शुरू होता है। रूमन में कोई एब्जॉर्प्शन नहीं होता, रेटिकुलम में नहीं होता, ओमेसम में जो पानी है उसका एब्जॉर्प्शन हो जाता है। लेकिन जो सबसे मेन एब्जॉर्प्शन होता है न्यूट्रिएंट का, उसके लिए जो भाग जिम्मेदार है वो है स्मॉल इंटेस्टाइन। जितने भी पोषक तत्व होते हैं, जितने भी शरीर के लिए आवश्यक चीजें होती हैं, वो स्मॉल इंटेस्टाइन से ही अवशोषित होती हैं। और उसके बाद जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसमें भी जाके कुछ हद तक जो पानी बचता है उस पानी को वापस खींच लिया जाता है और आखिरी में एक सेमी सॉलिड जो गोबर है उसको बाहर निकाल दिया जाता है। हमने देख लिया है कि जो पाचन तंत्र है ये किस तरह से करता है। इसके साथ ही कल हम ये देखने वाले हैं कि पाचन तंत्र में अब बीमारियां कौन कौन सी होती है और एक एक करके हम सारी बीमारियों के ऊपर अब कल से चर्चा करने वाले हैं। उसके पहले हम कुछ टर्मिनोलॉजी देख लें। हमने पिछली बार भी कुछ टर्मिनोलॉजी देखी थी। पिछली बार हमने देखा था कि हंगर क्या होता है, एनोरेक्सिया क्या होता है, उसके बाद एपेटाइट क्या होती है, इनएपिटेंस क्या होती है और स्टारवेशन और माल न्यूट्रिशन। हमने देखा कि हंगर क्या होती है कि ये भूख होती है, ये एक शारीरिक प्रक्रिया होती है। जब पशु भोजन या कोई भी भोजन नहीं करता है तो शारीरिक जब आवश्यकता होती है तो हमें भूख का आभास होता है। एपेटाइट जो होती है उसका मतलब होता है कि हमारी खुराक क्या है। ये एक मानसिक प्रक्रिया है कि जिस समय हम रोज खाते हैं उस समय अपने आप हम भोजन में थाली ले लेते हैं और जितनी हमारा आहार होता है उतनी भोजन हम ले लेते हैं। तीसरी चीज हो गई है इनएपिटेंस और एनोरेक्सिया। इनएपिटेंस मतलब जो भोजन है वो कम मात्रा में पशु ने खाया और एनोरेक्सिया मतलब उसने पूरी तरह से जो भोजन है उसको लेना बंद कर दिया है। फिर आता है स्टारवेशन और माल न्यूट्रिशन। स्टारवेशन क्या होता है? स्टारवेशन होता है
कि जब किसी पशु को कोई भोजन ही ना मिले, और माल न्यूट्रिशन का मतलब होता है कि जब किसी पशु को या तो कम भोजन मिले या जो भोजन मिल रहा है उसमें कोई पौष्टिक पदार्थ है ही नहीं। अब हम आज की तुलना में बात करेंगे कि जो एक होता है हाइपर मोटिलिटी, ये पाचन तंत्र से संबंधित है और ये हम देखेंगे कि इससे बीमारी क्या हो सकती है। और एक होता है हाइपोमोटिलिटी। मोटिलिटी मतलब गति, मोटिलिटी मतलब गति, और हाइपर मतलब बढ़ना, और हाइपो मतलब घटना। तो हाइपर मोटिलिटी, आप सोच के देखिए कि जब किसी पशु के पाचन तंत्र की जो गति है वो बढ़ गई, मान लो रूमन ने अपनी गति बढ़ा दी थोड़ी सी, बाकी दूसरों ने बढ़ा दी, और आंतों की गति खास करके बढ़ गई, तो क्या होगा, जो भोजन है वो ना तो पानी पूरी तरह से एब्जॉर्ब होगा, ना उसका पाचन ठीक से होगा। तो ये क्रिएट क्या करेगा, इससे हाइपर मोटिलिटी अगर हो गई तो इससे डायरिया, डायरिया या दस्त जो है वो बन जाता है। तो दस्त जब होता है तो हमें देखना पड़ता है कि हाइपर मोटिलिटी जो है वो होती है। तो अगर दस्त बहुत तेज है तो हम ऐसी दवाई देते हैं जिससे उसकी जो आंतों की गति है वो कम हो जाती है। स्पार्डिक करके आप एक गोली का प्रयोग करते होंगे सामान्यतः। वो जो हाइपर मोटिलिटी है उसको कम करने के लिए जो डायरिया है, डायरिया का इलाज तो करना ही, किस कारण से वो दस्त हुआ है, चाहे वो प्रोटोजुआ से हुआ हो, बैक्टीरियल से हुआ हो, कोई भी कास उसका रहा हो, उसका इलाज तो करना ही है। लेकिन जब बहुत ज़्यादा होता है तो हम जो हाइपर मोटिलिटी है, तो जो आंतों की गति है उसको कम करने वाली जो दवाएं हैं उनका भी प्रयोग करते हैं। वहीं दूसरी ओर हाइपर मोटिलिटी मतलब जो एक उनकी सामान्य गति है, अगर वो नहीं हो रही है तो जो गोबर है उसको पास होने में समस्या आएगी और जो पशु है वो गोबर नहीं करेगा। खास करके कैल्शियम की कमी में, ग्लूकोज की कमी में जो ये आंतों की गति है, पेट की गति है, ये बेहद कम हो जाती है। और आप एक देखते हो कि जब कैल्शियम की कमी होती है शरीर में तो जो पशु है उसमें एक लक्षण, जब पशु है उसमें कैल्शियम की कमी हो जाती है तो एक लक्षण ये भी आता है कि जो पशु है वो गोबर नहीं करता है। उसका जो गुदा द्वार है वो खुला मिलता है, लेकिन उसका जो गोबर है वो नहीं करता है। ऐसा हिस्ट्री में पशु मालिक जो है वो हमें बताते हैं। दूसरी एक और चीज होती है कि जब रिगर्जिटेशन होता है, उसका रूमन की गति सामान्य होती है, तो जो गैस है वो मुंह के द्वारा बाहर फेंक दी जाती है और कुछ गैस पीछे की तरफ निकाल दी जाती है। लेकिन अगर कैल्शियम की कमी है तो वहां भी रूमन की जो गति है वो तेज नहीं होगी। तो जो गैस प्रोड्यूस हो रही है, क्योंकि बैक्टीरिया अपना काम नहीं रोक देंगे कि इस पशु में बेचारे में कैल्शियम की कमी हो गई है तो हम अपना काम रोक दें, ऐसा होता नहीं है। तो होगा क्या कि जो बैक्टीरिया है वो अपनी क्रिया करते रहते हैं और जो रूमन है वहां पर जो गैस का प्रोडक्शन है वो होता ही रहता है। और जब गैस का प्रोडक्शन होता रहता है तो एक और लक्षण कैल्शियम की कमी में मिलता है कि उसका पेट जो है वो फूला हुआ मिलता है। तो पेट फूले हुए जब हमें केस मिलते हैं, जब हमें उसके अफारा दिखता है, तो उसमें क्या क्या कारण हो सकते हैं अब हमने देख लिया है कि एक तो चोक हो गया, गले से उसकी जो इसोफेगस है वहां से जो गैस है वो रूमन के माध्यम से मतलब बाहर निकलती है इसोफेगस के माध्यम से। अगर वहां पर कोई चीज फंस गई है तो भी अफारा हो सकता है और पशु जो है उसमें भी खाना पीना नहीं करता। दूसरी जो गैस बनती है वो ये बन सकती है कि किसी पशु ने ज्यादा पाचन वाला कार्बोहाइड्रेट वाला भोजन खा लिया, जैसे कि उसने खा लिया सीधे सीधे गेहूं का आटा छोकर एकदम बहुत तेज खा लिया, कोई अन्न तेज खा लिया, तो एकदम से वहां पर गैस प्रोड्यूस होती है। उस कंडीशन में भी जो पेट है वो फूल जाता है। तीसरी चीज क्या हो गई, लेकिन जब इसके कारण अन्न के कारण जब पेट फूलेगा और एसिडोसिस बहुत तेज एकदम से बन गई, एसिडिटी हम बोलते हैं ना कि जब एकदम से गेहूं खा लिया तो एसिडोसिस हो गई भैया। एसिडोसिस क्यों हो जाएगी, क्योंकि बीएफए बहुत तेजी से बनेंगे। तो होगा क्या कि वहां पर एकदम से फिर जो मोटिलिटी है वो बढ़ जाएगी। और जब गेहूं वगैरह बहुत खा लिया तो उसका एक लक्षण और दिखेगा कि जो पशु है उसको दस्त भी लग जाएंगे। तीसरी चीज हो गई है कि पेट में अफारा कब दिखेगा, तो वो तब दिखेगा जब हमारे पशु में कैल्शियम की कमी हो जाएगी। अगर पशु में अफारा हो रहा है, उसे चोक भी नहीं है और उसने कोई अन्न भी ज्यादा मात्रा में ग्रहण नहीं किया है, तो भी जो उसमें पेट में है वो अफारा आया है, तो हम देखेंगे और पशु गोबर भी नहीं कर रहा है, तो फिर हमारा दिमाग जाएगा कि या तो इसमें कैल्शियम की कमी है, और सामान्यतः कैल्शियम की ही कमी होती है।
और कुछ रेयर केस होते हैं जिनमें हमें ग्लूकोज की जब कमी हो जाती है, तब भी चूंकि कोई भी क्रियाविधि करने के लिए पशु को एनर्जी की आवश्यकता होती है, ताकत की आवश्यकता होती है, और अगर ग्लूकोज ही नहीं है तो उसमें वो एनर्जी का सोर्स ही नहीं है, उसमें ताकत ही नहीं होगी, और जब ताकत ही नहीं होगी तो कॉन्ट्रैक्शन नहीं होंगे, और वहां भी जो रुमन है, जो पेट है, उसमें फुलाव, अफारा जो है वो हमें सामान्यतः मिलता है। तो आज हमने देख लिया है, तो दो चीज हो गई, हाइपर मोटिलिटी जब ये हो जाएगी तो दस्त होगा, और हाइपोमोटिलिटी अगर ये हो गई तो हमारा जो गोबर है पशु का वो बाहर नहीं जाएगा, उसको पास करने में दिक्कत आएगी। तो फिर हमें यह देखना है कि भाई कौन सा कारण होता है जिसके कारण हाइपोमोटिलिटी होती है, उसकी गति कम हो जाती है, तो उसको बढ़ा देते हैं। सामान्यतः जो कैल्शियम होता है वो एक कारक होता है। इसके बाद एक चीज और होती है कि डिस्टेंशन। डिस्टेंशन क्या होता है? डिस्टेंशन कुछ नहीं होता भाई, एक चीज समझ ले कि गैस बन गई, जिस अंग में गैस बन गई उसको बोलते हैं डिस्टेंशन। मतलब अगर रुमन में गैस भरी और वो फैल गया, कहीं भी हाथों में गैस भरी और वो फैल गई, उसको बोलते हैं डिस्टेंशन। मतलब उसमें फैल गई, उसको बोलते हैं डिस्टेंशन। क्योंकि जब हम बीमारी पड़ेंगे तो हो सकता है कि फिर सीधे सीधे अपन बोले कि इसमें डिस्टेंशन दिखेगा, इसमें ऐसा दिखेगा। इसलिए कुछ छोटी छोटी टर्मिनोलॉजी है जो हमें पता होना चाहिए, और पता होती है तो हमारा एक कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है, तो ये ठीक रहता है। अब इसके बाद हम क्या देखेंगे? इसके बाद हम देखेंगे भाई डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन क्या होता है? डिहाइड्रेशन हमें कब दिखेगा भाई? डिहाइड्रेशन हमें दिखेगा जब भी, मतलब पानी की कमी। डी मतलब हट गया, हाइड्रा मतलब पानी, तो पानी की कमी। पानी की कमी कब होगी? जब कोई ऐसी बीमारी हो जाएगी जब पशु उसमें पानी कम पिएगा, तब पानी की कमी हो जाएगी। दूसरी चीज है डायरिया। जब भी पशु को दस्त लगते हैं तो बहुत तेजी से जो पानी है वो कम होता है, और इसमें भी जो पानी की कमी है बहुत तेजी से होती है, तो उसमें डिहाइड्रेशन होता है। और इसीलिए जब पशु को बहुत तेज दस्त लगते हैं तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, उसमें इलेक्ट्रोलाइट RL की और इनकी बोतल चढ़ाते हैं। कौन सी बोतल किस परिस्थिति में चढ़ानी चाहिए, एक बार इसकी भी चर्चा हम किसी क्लास में करेंगे कि हाइपोटोनिक वॉल्यूम क्या होता है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है, और NS मतलब NS DNS सब देखेंगे हम एक दिन कि भाई कौन सी स्थिति में कौन सी बोतल हमको चढ़ानी चाहिए। ये भी हमें एक सामान्य जो ज्ञान है वो होना चाहिए, उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो डिहाइड्रेशन मतलब पानी की कमी हो गई है, और पानी की कमी का जब लक्षण दिखेगा तो जो पशु है उसका गोबर भी कड़क आएगा, और सबसे पहला जो लक्षण दिखेगा वो दिखेगा आंखों में। जब हम उसकी आंखें ऐसे उठाते हैं तो वो बिल्कुल अंदर घुसी हुई दिखेगी हमको, तो हमें यह समझ जाना चाहिए कि जो पशु है वो डिहाइड्रेट हो गया। अब डिहाइड्रेट किस कारण से हुआ है, उस कारण पे हम देखेंगे। बहुत सारे लक्षण होते हैं जिनसे ये पता चल जाता है कि ये डिहाइड्रेशन क्यों है, तो फिर हम उसके अकॉर्डिंगली ये तय करेंगे कि इसमें कौन सा वाला जो फ्लूइड है वो हमें किस मात्रा में चढ़ाना चाहिए, वो भी हम किस दिन देखेंगे। तो डिहाइड्रेशन हमने देख लिया है। और एक चीज होती है शोक। शोक क्या होता है? शोक का सीधा सा मतलब होता है सदमा। सदमा मतलब पशु में किसी भी कारण से जो सर्कुलेशन हो रहा है पेरिफेरल पे, अगर वो कम हो जाए तो उसको बोलते हैं शोक। और जब पशु कोई शोक में चला जाता है तो वो बैठ जाता है, उसका पेरिफेरल जो रक्त संचरण तंत्र है वो कम काम करता है, तो जो पशु है उसकी एक्टिविटी गिर जाती है, और इस कारण से वो बैठ जाता है। जब डिहाइड्रेशन बहुत ज़्यादा पहुंच जाता है तब भी ये स्थिति आती है कि जो पशु है वो शोक में चला जाता है, और फिर पशु जो है उसमें हमें तत्काल फ्लूइड की जो पूर्ति है वो करनी पड़ती है, ताकि उसका जो ब्लड प्रेशर है और सारी जो चीज़ें हैं वो मेंटेन रहे। तो आज हमने पाचन तंत्र देख लिया है। अगर जो भी आज जानकारी दी है, अगर ये समझ में आई हो और अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा। अगर कोई समझाने का तरीका या बात करने का तरीका या चर्चा करने का तरीका ऐसा हो जिसमें सुधार किया जा सकता है तो आप वो भी बताइएगा कमेंट्स में, अपन वो भी करने की कोशिश करेंगे। अब चूंकि हम एक एक तंत्र पढ़ रहे हैं तो पाचन तंत्र से संबंधित किसी और तंत्र से संबंधित नहीं लिखें, लेकिन पाचन तंत्र से संबंधित कोई भी ऐसी जो चीज है जिसके बारे में चर्चा करना चाहते हैं तो वो कमेंट्स में लिख सकते हैं कि भाई ये चीजें जो हैं इनके बारे में हम बात कर सकते हैं। हालांकि कल से हम क्या करेंगे, हम बीमारियों के बारे में बात करेंगे कि डिहाइड्रेशन क्या होता है, उसका मतलब स्टोमेटाइटिस क्या होता है, उसके बाद हम चोक पे जाएंगे, फिर रूमिनल पे जाएंगे। इस तरह से अब हम मुंह से लेके तो उसके गोबर, हाथ और गोबर जो आखिरी है रास्ता,
वहां तक क्या क्या समस्या आ सकती है, कौन कौन सी बीमारी होती है और उनका हल क्या क्या हो सकता है और उनमें किन दवाइयों का सामान्य प्रयोग किया जाता है, इनके बारे में भी कल से जो हमारी चर्चा है वो शुरू हो जाएगी। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।